हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और मेरा नाम है शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। ठीक है, तो अभी तक आज जो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज मेनली जो हम पढ़ेंगे परागण के बारे में, कि परागण है क्या। ठीक है, और इससे पहले एक बार हमेशा जब भी पढ़ाई करो उससे पहले एक शॉर्ट क्विक रिवीजन कर लो। ठीक है, कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग एक बार भ्रूण कोश, ठीक है, और हम लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, पराग कण का बनना, पराग जैसे माइंड में जो जो पढ़ लिया एक बार वो शॉर्ट रिवीजन। पराग कण का बनना, पराग कण की संरचना, बाह्य चोल अंतः चोल, ठीक है, किस तरीके से भ्रूण कोश बनता है, ठीक है, और बीजांड की संरचना क्या है, बीजांड के अंदर कौन कौन से भाग हैं, बीजांड के किस भाग में भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जब हमने नर का भाग पढ़ लिया, हमने मादा का भाग पढ़ लिया, अब हम उसके आगे की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे कि आगे उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है इतना है परागण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम, परागण, कि परागण होता क्या है। आज का हमारा मेन है परागण होता क्या है। तो ये देखिए, ये कोई पौधा है ना, और इस पौधे का ये कोई फूल है, फूल से क्या निकल रहा है। देखिए इसको जरा मैं अपनी भाषा में एक बार समझाती हूँ, फिर हम ये डायग्राम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट के अंदर एक कोई भी हम एक फ्लावर बना लें, ठीक है, और इस फ्लावर से क्या निकल रहा है, पराग कण निकल रहा है। समझे क्या है ये, पराग कण। तो या तो इस पराग कण का उसी फूल से के मादा वाले भाग में पहुंच जाना, या उसी पौधे के दूसरे फूल के कहा पहुंच जाना, मादा वाले भाग में पहुंच जाना, या इस पराग कण का किसी दूसरे पौधे के फूल के या फ्लावर के मादा वाले भाग में पहुंच जाना। समझे, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप का ये परागण है। या तो स्वयं उसी में, या उसी पौधे के दूसरे फूल में, या एक मान लीजिए कोई ए पौधा है, ए पौधे से बी पौधे में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों परागण। ठीक है, चलिए कहाँ कैसे जाता है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये पराग कण है, ठीक है, ये पराग कण कहाँ पे गया, स्त्री केसर में। ठीक है, स्त्री केसर का ये वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वाला भाग क्या है, वर्तिका। ये वाला भाग क्या है, अंडाशय। समझे, और इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, इस अंडाशय के अंदर होता है ये, दिस इज बीजांड। समझिए मेरी बात। तो इस तरीके से जो ये परागकण है, परागकण कहाँ पे जाता है, मादा भाग के वर्तिकाग्र पर जाता है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी वन टाइप ऑफ परागण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब
इस डायग्राम को समझते हैं तो ये डायग्राम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये कोई पौधा है, पौधे का ये फूल है, फ्लावर है। ये कौन सा भाग है? एंथर वाला भाग है, ठीक है, परागकोश वाला भाग है। तो अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाऊं, ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है बेटा? पुंकेसर। व्हाट इज दिस? दिस इज पुंकेसर। और ये क्या है? पराग कोश। समझे? तो पराग कोश से क्या निकल रहा है? पराग कोश से निकलता है क्या? पराग कण। यहां पे क्या बनते हैं? ये पराग कण, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, ये देखिए, ये परागकोश है। परागकोश से क्या निकल रही है? पराग कण निकले। पराग कण से क्या निकल रही है? पराग नली, ठीक है। और ये देखिए, ये वाला भाग क्या है? मैंने आपको बताया था, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग है वर्ती काग्र, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? परागण, ठीक है। तो पराग कणों के, क्या बात समझ में आई? कि पराग कणों के पराग कोश से निकलकर, ठीक है, पराग कोश से क्या निकल रहे हैं? पराग कण निकल रहे हैं। उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प, ठीक है, या तो उसी पुष्प में या उसी पौधे में दूसरे पुष्प में या उसी जाति के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई कि परागण होता क्या है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए, ये निम्नांकित 2 प्रकार का होता है। अब अभी जो मैंने आपको समझाया, अब हम थोड़ा उसको डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं कि जो परागण की प्रक्रिया है, वो परागण की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है। तो कैसे हो रही है? ये 2 प्रकार से, स्व परागण, पर परागण। तो नाम से स्पष्ट है क्या? स्व परागण उसी में, ठीक है, और पर परागण क्या है? एक से दूसरे में। स्व परागण उसी में परागण होना, और पर परागण क्या होता है? एक फूल से दूसरे फूल में या एक पौधे से दूसरे पौधे में पराग कणों का जाना। चलिए, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं क्या? स्वयुग्मन, ऑटोगेमी, ठीक है, स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। तो ये क्या है? उन्मील परागण पुष्प, चेस्मोगेमस। ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या है? ऑटोगेमी मतलब स्वयुग्मन उसी में, कि अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, और इनके जो पराग कोश और जो बढ़ती काग्र है ना, ये ओपन फ्लावर होता है, खुला हुआ फ्लावर होता है। मतलब इसमें जो इसके पराग कोश और जो मेल और फीमेल पार्ट है, वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं। समझे? ये बात समझ में आई? तो उन्मील परागणी पुष्प ये है, ये वाले एक पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? अनुन्मील्य परागणी पुष्प, क्लिस्टोगैमस। देखिए, ये फर्स्ट वाला तो ओपन था, सेकंड वाला है कि ये कभी भी अनावृत नहीं होते। ये पौधा, ये वाला जो फूल होता है, ये क्या होता है? क्लोज्ड होता है। पराग कोश, बढ़ती काग्र जो है ना, कवर्ड होते हैं, ठीक है, किसी चीज से क्या होते हैं? कवर होते हैं। तो यहाँ क्या है कि इस प्रकार के पुष्पों में पराग कोश एवं बढ़ती काग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। इसकी बात है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक स्थित होते हैं और कवर्ड होते हैं, ओपन नहीं होते। तो यानी कि इनके अंदर जो परागण की प्रक्रिया होगी वो इनमें आपस में ही हो जाएगी, बाहर से तो कोई परागकण आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये वाले फूल जो है, ये जो फ्लावर है, ये क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? एग्जाम
एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने चेस्मोगेमस, क्लिस्ट्रोगेमस, या हम बोलेंगे क्या उन्मील परागण पुष्प, या हम क्या बोलेंगे अनुन्मील्य परागणी पुष्प। अब इसके बाद में नेक्स्ट है सजातीय पुष्पीय परागण, जीटोनोगेमी, कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं सजातीय पुष्पीय परागण। ये देखिए ये वाला था ना, ये एक ही पौधे में एक फूल से दूसरे पर पहुंच रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या सजातीय पुष्पीय परागण। ठीक है, ये वाला परागण क्या हुआ सजातीय पुष्पीय परागण, या हम इसको क्या बोलते हैं जीटोनोगेमी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहां देखिए परनिषेचन, ठीक है, जीनोगेमी, इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है ना, एक पौधे से दूसरे पौधे में। तो अभी ये क्या है परनिषेचन, यहां देखो, ये देखो यहां पर ही जा रहे एक पौधे से दूसरे पौधे पे, तो इस प्रकार का जो ये निषेचन है इसको हम क्या बोलेंगे पर निषेचन। ठीक है, एक पौधे से दूसरे में जा रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं पर निषेचन, जीनोगेमी। ठीक है, मात्र ये ही केवल एक प्रकार का परागण है, मतलब ये वाला जो परागण है ये इंपॉर्टेंट परागण है, क्योंकि इसमें क्या है कि इस परागण में समय अनुवांशिक है भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। तो देखिए जब एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहे हैं तो थोड़ा डीएनए में चेंज होगा ना, एक में तो नहीं है। तो जब अलग अलग टाइप के डीएनए आपस में मिलेंगे तो कुछ नया वेरिएशन होगा, कोई नया कैरेक्टर बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये जो परागण हुआ इसमें क्या हुआ कि भिन्न प्रकार के परागकणों का। ठीक है, कैसे परागकण बनेंगे यहाँ पर, भिन्न प्रकार के। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्या भिन्न प्रकार के। ठीक है, तो इससे क्या है जिसमें परागण के भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। तो परागकण कैसे जाते हैं, कैसे भिन्न प्रकार के। चलिए, तो अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अभी स्वयं परागण पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ लिया सजातीय परागण, हमने पढ़ा पर परागण। ठीक है, सजातीय पुष्पीय परागण, और हमने साथ में दो प्रकार के ये पढ़े, क्या पढ़ा हमने उन्मील परागणी पुष्प, और दूसरा हमने क्या पढ़ा अनुन्मील्य परागणी पुष्प। चलिए, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, हमारा अगला पॉइंट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, वो कैसे हो रही है, किसके थ्रू हो रही है। ठीक है, तो पौधे जो हैं परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में, देखिए आजीवीय में हमने क्या लिया वायु और जल, और जीवीय में हमने क्या लिया बच्चों प्राणी। ठीक है, प्राणी, तो एबायोटिक बायोटिक होता है ना, तो अबायोटिक आजीवीय जो जीवित नहीं है उनके थ्रू भी परागण की प्रक्रिया हो रही है, और जो जीवित है उनके थ्रू तो हो ही रही है। ठीक है, तो अभी हम सारा ये आजीवीय और जीवीय परागण के बारे में पढ़ते हैं। देखो वायु के थ्रू, जल के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू क्या हो रहा है, इन
पराग कण है वो कहाँ जा रहा है, वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। कि अब ऐसा तो नहीं ना हवा उसको उठा के जा रही है और पर्टिकुलर एक ही जगह पे डाल रहे हैं, वो तो बाय चांस हवा चल रही है और हवा के साथ क्या है, परागकण भी उसमें मिल गया है और हवा के साथ परागकण भी कहाँ जा रहा है, फीमेल पार्ट की साइड जा रहा है। तो ये इस तरीके, ऐसे पानी के में भी परागण होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक संयोगात्मक घटना है कि हुआ तो हुआ वरना नहीं हुआ, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सारे पौधे हैं, इतना मतलब वाटर है और एयर है, तो परागण होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जब देखिए अब ये जो वायु परागण है विंड के थ्रू, है ना, वायु परागण, कि इनका जब स्थानांतरण किसके थ्रू हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, वायु परागण बोलेंगे। और वायु परागण पुष्पों के जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है जैक बोर्ड में कि जो परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा हो रही है, ठीक है, तो उनके जो पुष्प है वो कैसे हैं, छोटा, बहुत हल्का, हल्का इसलिए होगा कि वो हवा में आसानी से बह जाए, शुष्क होता है, ठीक है, और ये क्या है, अधिक संख्या में उत्पादन होता है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में। कोई जरूरी थोड़ी ना सारे एक ही जगह, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कुछ हो सकता है दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर गया हो, ठीक है। और वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं, ज्यादातर बच्चों रंगहीन होते हैं, ठीक है, इनका वर्तिकाग्र रोमिल होता है, ठीक है। वायु को रंग से तो कोई मतलब नहीं है, और जो वर्तिकाग्र और वर्तिका वाला पार्ट है उस पर रोम निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो वो इजिली जब जैसे ही परागकण आता है ना, परागकण को क्या करते, ट्रैप करते, पकड़ लेते, ठीक है। तो ये वायु परागण किसमें देखा गया है, घास, गेहूं, मक्का, ठीक है। अब देखिए आजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सामान्य परागण है, ठीक है, और इसमें क्या है कि जो परागकण है हल्के हैं, चिपचिपाहट रहित है, कोई उसमें चिपचिपाहट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है ताकि वो क्या हो सके, हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके, कि हवा जैसे जैसे बह रही है उसके साथ ही क्या है कि जो परागकण है वो भी उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ठीक है। इसका क्या अनावृत मतलब, जो किसके कांटेक्ट में है, ओपन है, बंद नहीं है फूल, है ना। और इससे क्या हो रहा है कि इससे जो अनावृत है पुंकेसर, है ना, पुंकेसर से युक्त है, तो वो देखिए जैसे मैं ये डायग्राम बना के, ये क्या है, ये पुंकेसर है, ठीक है, और इस पुंकेसर से क्या निकल रहे हैं, पराग कण निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये परागकण यहीं से तो निकल रहे हैं और प्राय पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, और आसानी से क्या है कि जो वर्तिकाग्र होता है, जैसे ही यहाँ से ये परागकण निकला, वर्तिकाग्र उनको इजिली पकड़ लेता है, ठीक है, ठीक है। तो अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में बह सके, तथा बृहद एवं प्रायपिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागकण को, कि वायु में जो परागकण है वर्तिकाग्र उनको इजिली पकड़ ले, ठीक है। जो वायु परागित पुष्प, जो पुष्प वायु से जिनके में परागण की प्रक्रिया होती है, तो उनके अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पॉइंट को याद रखना है कि इसमें क्या है, एक अकेला बीजांड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि बीजांड
जो है वो कैसा होता है, अकेला। ठीक है, और यहाँ पे ये पुष्पक्रम है, ये देखिए ऐसे पुष्पक्रम बना देती हूं मैं ये। ठीक है, तथा एक असंख्य पुष्प गुच्छ, तो ये क्या है, ये पुष्प क्रम है। ठीक है, और ये क्या है, पुष्प गुच्छ। समझे मेरी बात? तो ये इस तरीके से प्रक्रिया है। अब यहाँ एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखिए, इसका एक जाना पहचाना भुट्टा कॉर्न है। ठीक है, टेसल देखते हैं, कुछ नहीं, वर्तिकाग्र और वर्तिका है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टेसल बनाते हैं, फुंदने बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें ये देखिए, यहाँ से इसका ये डायग्राम ऐसे दिखाया हुआ है फुंदनों का। ये किसमें परागण की प्रक्रिया है, ये परागण की प्रक्रिया है किसमें बच्चों, मक्का में। ठीक है, हवा में झूमते हैं ये, पराग कणों को आसानी से पकड़ सके। ठीक है, और घास जो है उस पर वायु परागण क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, चलिए अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने वायु परागण के बारे में पढ़ा। और आपके जैक बोर्ड में पॉलिनेशन से, परागण से तो एक क्वेश्चन मैं अभी 3 साल से देख रही हूँ बराबर आ रहा है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वाला तो लेक्चर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखिए, जल की बात करें तो पानी, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर है तो उनमें परागण की प्रक्रिया पानी से ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है, ये लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और वो भी कौन सी है, एक बीजपत्री पौधों में, मोनोकॉटिलेडोन, जिसमें क्या होता है, एक कॉटिलेडोन, या हम बोलेंगे क्या, एक बीजपत्र होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे निम्न पादप समूह, जैसे एल्गी है, जैसे पौधों को डिवाइड किया गया है ना, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ऐसे ही एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके क्या है कि इनके अंदर जो नर युग्मक होता है, ठीक है, नर युग्मक जो हो रहा है वो कैसे बह रहा है, जल से बहता है। ठीक है, इनमें जो प्रक्रिया हो रही है परागण की, वो कैसे हो रही है, जल के माध्यम से हो रही है, ब्रायोफाइटा, एल्गी, टेरिडोफाइटा में। समझे? तो अब ये देखा गया है, क्या नोटिस किया, टिपिकल हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं कि कुछ ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, कि इनका विस्तार ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है ना। क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि क्या है, क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन के लिए इनको किस चीज की जरूरत है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब जल की आवश्यकता है, जल है, और जल के थ्रू ही नर युग्मक बह रहे हैं, परागण की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसीलिए कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि परागण की प्रक्रिया हो जाए, जल अवेलेबल वहां पे नहीं हो पाता है ना। तो इस वजह से क्या है, ये इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुए हैं, और इसीलिए क्या है, ये सीमित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जल परागित कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रला हो गया। ठीक है, तो जल, अब देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जल परागित पौधों के नाम बताइए। वेलिसनेरिया, हाइड्रला, ये क्या है, ताजे पानी में उगते हैं। ऐसे ही अनेकों समुद्री जलीय घास क्या है, जोस्टेरा है। ठीक है, ये क्या है, जल परागित, जल के थ्रू जिनके में परागण की प्रक्रिया होता है। तो आपको ऐसे नाम लिख के देखने, प्रैक्टिस करना है। पहला क्या है, वेलिसनेरिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये हाइड्रिला। ठीक है, ताजे पानी में, और अनेकों समुद्री जलीय घास। नेक्स्ट क्या है, ये जोस्टेरा।
ठीक है, ये इन सब में ये जल परागित पौधों पद। अब आगे देखते हैं हम क्या है कि सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते, मतलब जल में है बट ये जरूरी नहीं है कि उनमें पानी के द्वारा ही परागण की प्रक्रिया हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये वाटर हाइचिंथ है, वाटर लिली है, ये सब कहाँ है, पानी की सतह पर पैदा होता है। वाटर है, वाटर का जो सतह है, ठीक है, वाटर की जो सरफेस है ये यहाँ पर पैदा होते हैं। कौन कौन सा, वाटर हाइचिंथ और वाटर लिली, याद रखना। और इनका परागण कैसे हो रहा है, कीड़ों से, वायु से होता है, क्योंकि ये कहाँ पर है, सतह पर है। ठीक है, और इनका परागण कैसे, कीड़ों से, वायु से होता है। जैसा किसमें होता है, जैसा स्थल पे जो पौधे होते हैं ना, स्थल के पौधों पर होता है। ठीक है, उसी तरीके से इनमें भी जो परागण की प्रक्रिया होती है वो कैसे हो, हालांकि है पानी के ऊपर, लेकिन परागण कैसे हो रहा है, कीटों और वायु से। एक मिनट बेटा मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, जो मादा वाला पार्ट है वो कहाँ पे आ गया, जल की सतह पर, और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अब मुक्त होकर आगे, मादा वाला ऊपर आ गया और साथ में क्या गया, नर वाला भी आ गया। तो एक उदाहरण है क्या कि वेलिस्टेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से ऐसे बहता रहता है, क्या, वेलिस्टेरिया। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में बताया गया है। तो इनमें क्या हुआ कि संयोगात्मक रूप से बाय चांस जो मादा पुष्प है ना, एवं बढ़ती काग्र तक पहुंच जाते हैं, और एक अन्य समूह के, ठीक है, इनमें क्या हुआ, कौन पहुंचा बढ़ती काग्र तक, मादा पुष्प है ना, या हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, मादा पुष्प क्यों पूछे। और एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों, सी ग्रासेस में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और पराग कणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से पॉइंट दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट है, 1 मिनट। देखिए, जैसे जलीय परागण वाले, अभी हमने वेलिस्नेरिया पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, समुद्री घास, सी ग्रास में देख रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि जो मादा पुष्प कहाँ पे पहुंचा, जल नीचे पानी में डूब जाता है, डूबा रहता है, और पराग कणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुए कि जो सी ग्रास है उसका जो मादा वाला भाग है पानी के अंदर है, और वहीं पर क्या पहुंच रहे हैं, वहीं पर पराग कण पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागकण कैसे होते हैं, लंबे फीते जैसे होते हैं, और जल के अंदर ही बहते रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनको क्या दिख जाता है, जल के भीतर उनको क्या दिख जाता है बच्चों, मादा वाला भाग दिख जाता है। कुछ वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, परागण की प्रक्रिया पूरी हो गई तो जल परागित अधिकतर प्रजातियों में पराग कणों को पानी के भीतर, अब ऐसा तो नहीं है कि पानी के भीतर परागकण है तो वो पानी में गल जाएगा, नहीं, उनके ऊपर एक तरीके का आवरण होता है, एक तरीके की भित्ति होती है, और वो भित्ति कौन सी होती है, वो भित्ति होती है किस चीज की, श्लेष्म की। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं किस चीज की भित्ति होती है, श्लेष्म भित्ति। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए 1 मिनट, अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे
विस्तेरिया में लंबे डंठल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हमने अभी पढ़ा था ना कि मादा पुष्प जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, वन मिनट बेटा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब परागण जल द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं, और किसमें होगा? जलीय पौधों में होता है। जैसे हमने हमें किस में पढ़ा था? वेलिस्नेरिया। अब देखिए, वेलिस्नेरिया पादप क्या है? जलीय पादप है, जल के भीतर रहता है, इसलिए इसको जल निमग्न पादप कहते हैं। ठीक है, ये एक लिंगी जलीय पादप है। इसमें नर और मादा पादप अलग अलग होते हैं। नर पादप अलग और मादा पादप अलग होते हैं। देखिए, नर पादप नर पुष्प उत्पन्न करता है, ठीक है, और टूटकर बंद अवस्था में जल की सतह पर आ जाते हैं और सतह पर आकर ये खुलते हैं। और मादा पादप मादा पुष्प बनाता है जो लंबे कुंडलित व्रंत लगा होता है। तो दिख रहा है आपको कि नर किस तरीके का है, मादा पुष्प जो है वो क्या है? लंबे कुंडलित व्रंत पर लगा होता है। नर पुष्प तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं और बहुत से परागकण बाहर निकलते हैं और बढ़ती काग्र से चिपक जाते हैं। ये देखो, ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है। ठीक है, तो परागकण ये क्या है? ये बढ़ती काग्र वाला पार्ट है। ठीक है, ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है, ये बढ़ती काग्र वाला पार्ट है। और इसी नर पुष्प से क्या निकल रहे हैं? परागकण निकल रहे हैं, और ये परागकण कहाँ चले जाते हैं? बढ़ती काग्र पर चिपक जाते हैं। परागण क्रिया के बाद मादा पुष्प बंद हो जाता है। इसका व्रंत पुनः कुंडलित होकर पुष्प को पानी में खींच लेता है। ठीक है, तो फिर से क्या है कि फिर से ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये सारी। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले को थोड़ा सा करेक्शन करना है। ध्यान है, जलीय पादप में मादा पुष्प एक लंबे व्रंत है। एक मिनट, यहाँ पे नर पुष्प होना चाहिए। बढ़ती काग्र तक कौन पहुंचेगा? नर पुष्प ही तो पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो बच्चों, अभी हमने कितने प्रकार का परागण पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कितने प्रकार का? एक तो हमने पढ़ा क्या, बताइए, बोलिए साथ साथ में। एक हमने पढ़ा वायु परागण, ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? जल परागण। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? कीट परागण। ठीक है, कि कीट परागण क्या है। जैसे अब देखो, नाम से स्पष्ट है, कीट परागण मतलब परागण की प्रक्रिया जब कीड़ों के द्वारा होती है। तो इसमें क्या है? इसमें मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, चींटियां, कीट पक्षी, शंखखोरा, गुंजन पक्षी, चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक है। ठीक है, और प्राणियों में जो कीट पतंग है, विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। ठीक है, तो एक स्पेशल, वैसे तो सबके बारे में एक साथ बताया हुआ है, लेकिन कौन सा? मधुमक्खी वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मधुमक्खी जो है प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। देखिए, बड़े नर वानर गण के प्राणी जैसे लेम्योर हो गया, शाखाचारी हो गए, और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग, छिपकली, उपवन छिपकली की, ये सारी भी क्या करते हैं? परागण की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ये याद करने वाला पोर्शन है, थोड़ा लर्न करना है। ठीक है,
प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राणी परागित पादप, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनमें के पुष्प जो हैं वो परागण की प्रक्रिया कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? प्राणी के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है कि उनमें क्या है कि एक विशेष किसी के भी थ्रू नहीं हो सकता, तो वो क्या है? एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी, ठीक है। एक विशिष्ट जाति के प्राणी ही क्या करेंगे? एक विशेष प्रकार की परागण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कीट परागित पुष्प कैसे होते हैं? बड़े, रंगीन पूर्ण, सुगंध युक्त, ठीक है। मतलब वो पुष्प, देखो कीड़े जो है उनकी साइड अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि उनके पुष्प क्या है? बड़े हैं, रंगीन है, उसमें से खुशबू आ रही है। उनको, कीड़ों को वहां से पुष्पों से क्या मिलेगा? मकरंद मिलेगा, ठीक है। जिनको खाने के लिए वो क्या करते हैं? फूलों की साइड जाते हैं। तो जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्प वृंत में समूहबद्ध होकर अधिक ऊपर, छोटा छोटा पुष्प है वो सब इकट्ठे हो गए तो एक बड़ा सा पुष्प वृंत बन गया। अप्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध के कारण पुष्पों की ओर अगर हम भी तो आकर्षित हो जाते हैं। हम कीड़ों को क्यों? हमें अच्छी खुशबू आती है ना फूलों की, तो हम लेते हैं, तोड़ते हैं, अपने घर में लगाते हैं, खुद खुशबू लेते हैं, तो हम भी क्या है? उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कीड़े भी उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मक्खियां हैं, बीटल हैं, इनसे परागणित होने वाले पुष्प क्या है? इनसे मलिन गंध स्रावित करते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं खुशबू, कुछ गंध, कुछ ऐसी स्मेल भी आती है जिसकी वजह से मक्खियां और बीटल जो है उनकी साइड अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो भी उनको आकर्षित करता है। अब देखिए जैसे प्राणी है, ठीक है, तो पुष्पों का पुष्पों को भी लाभ हो रहा है, उनको परागण हो गया, पारितोषिक रिवॉर्ड दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो दोनों को फायदा है। ये कीड़े मकोड़ों को तो मकरंद मिल गया और फूलों को क्या हो गया? फूलों पे क्या हो गया? परागण की प्रक्रिया हो गई, तो दोनों को फायदा हुआ ना। तो ये जो उपहार है, ये जो पारितोषिक है, पारितोषिक मतलब इनाम, इसको पाने के लिए प्राणी आगंतुकों के परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। भाई उसको उससे मकरंद चाहिए, तो कीड़े मकोड़े क्या है? फूल पर जाके बैठेंगे ही, है ना। तो जब वो वहां पे जाके बैठेंगे तो वहां से परागण की प्रक्रिया हुई और उनको वहां से मकरंद मिल गया, ठीक है। तो अब है कि प्राणी के शरीर पर ये क्या परागकण लगे हुए हैं। अब प्राणी परागित फूलों में प्राय चिपचिपा होता है। जब पराग कणों से लिप्त प्राणी कहाँ बैठेगा? वर्तिकाग्र के संपर्क में आएगा तो परागण पूरा करता है। भाई वो कीड़े मकोड़ा है, वो फूल पे जाके बैठा और फूल पे जाके उसके शरीर में जो भी परागकण लगे हुए थे वो सारे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर गए और इससे परागण की प्रक्रिया हो गई। अच्छा, कुछ पुष्प प्रजातियों में ये पुरस्कार अंडा देने, कुछ कीड़े मकोड़े क्या हैं वहां पर अपने अंडे दे देते हैं। तो यहीं पर क्या है कि उदाहरण क्या है? एमोर्फोफैलस क्या है बच्चों? एक लंबा पुष्प है। कितना लंबा है? 6 फीट ऊंचा है, ठीक है, अमोर्फोफैलस। बात इतनी क्लियर? कितना ऊंचा है? 6 फीट ऊंचा पुष्प है, कितना बड़ा होगा। ऐसा ही एक सह संबंध हम कहाँ पे देख रहे हैं? शलभ और युक्का पौधे के बीच, जहां दोनों ही प्रजातियां शलभ और पादप एक दूसरे से ही अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे। शलभ और यक्का पौधा कैसे? कि शलभ क्या करेगा? अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, ठीक है। किसके? पुष्प के। इसको पुष्प लिख देती हूँ, ठीक है। पुष्प के अंडाशय में दिए, जबकि इसके बदले में
वह शलभ द्वारा परागित हो गया। इसको अगर हम ऐसे समझे कि यहाँ पे ये शलभ है, ये क्या है, यक्का, फूल। अब शलभ ने क्या किया, अपने अंडे कहाँ दे दिए, फूल में दे दिए। ठीक है, फूल के कौन से भाग में, कोष्ठक में दे दिया। जबकि इसके बदले में शलभ द्वारा क्या हो गया, परागित हो गया। ठीक है, तो शलभ ने अपने अंडे भी वहां दिए और फूल को क्या फायदा हो गया कि परागण की प्रक्रिया हो गई। अब शलभ का जो अंडा है, अंडे में से लार्वा निकलेगा ना, तब वो उधर अंडे में से लार्वा निकल रहा है, जब बीज विकसित होना प्रारंभ होगा, क्योंकि उधर परागण की प्रक्रिया हो गई। परागण की प्रक्रिया के बाद में निषेचन की प्रक्रिया हो गई, धीरे धीरे जो है बीज बनना शुरू हो गया। तो एक साइड तो बीज बन रहा है और दूसरी साइड अंडे में से लार्वा निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा बच्चों। हमने आज क्या कंप्लीट किया है, आज हमने कंप्लीट किया है परागण की प्रक्रिया। हमारे अगर आपको हमारे पढ़ाने से अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप फिलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। आप जो पूछना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से पूछना चाहते हैं, या आप अपने फेवरेट टीचर से पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि आगे आने वाली सारी अपडेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए बेटा, अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन।